अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी ने तो देश को हर एक कदम पर बांटा हुआ है। बीजेपी कब इस देश में सौहार्द की बात करती है? हिंदुओं को इकट्ठे कर रहे हैं वो। तो हिंदुओं को इकट्ठा करना भी तो देश को बांटना है। देश सिर्फ हिंदुओं का थोड़ी है, या एक समुदाय एक धर्म विशेष देश थोड़ी है। देश होता है देश के लोगों से। और हमारे देश में कितने धर्म है? ठीक है, हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, ठीक, पारसी है, इतने धर्म के लोग हैं। क्यों रतन टाटा ने भी अगर सोच लिया होता बटूंगा तो कटूंगा, तो सिर्फ पारसी समाज का भला करता? क्यों रतन टाटा ने टीसीएस सर्विस लाके भारत का कल्याण किया? क्यों रतन टाटा ने इतनी चैरिटी करी? भाई अगर बटोगे तो कटोगे की बात होती नहीं। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सिर्फ अपने धर्म के लोगों का काम करेंगे। बटोगे तो कटोगे का मतलब यह है कि हम एक साथ हो जाएं। योगी जी जो इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं, उनका मकसद गलत है, क्योंकि भाई उनकी जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति से चालू होती है। अगर हर एक व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि बटोगे तो कटोगे, तो सिर्फ वो अपने धर्म के कल्याण के लिए कार्य करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं सोचा। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये सोचा कि बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब है सारे देश के लिए काम आना है। वो मिसाइल मैन बन के खड़ा होता है। वीर अब्दुल हमीद ने नहीं सोचा कि अपनी कौम के लिए लड़ा जाएगा भाई। और जैसे बहुत सारे नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं सोचा था, ठीक है भाई, स्वामी विवेकानंद ने भी नहीं सोचा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे के नारे के पीछे अपना जो धार्मिक एजेंडा सीधा करना चाह रहे हैं, वो भारत में कभी नहीं हो सकता। हर जगह बटोगे कटोगे नारे दिया जा रहा है। योगी जी जहां भी जा रहे हैं यही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो बात सच है, बटोगे तो कटोगे, और इसलिए हमें बटना नहीं है। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट कौन रहा है? योगी जी जिनका जो धर्म है उनकी सीएम की चेयर तक चला जाता है। योगी जी जो खुद संवैधानिक पद पर बैठने के बाद अपने धर्म का एजेंडा नहीं छोड़ सकते, वो व्यक्ति कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। बांटा किसने इस देश को? भाई योगी जी के मुंह से एक भाषण दिखा दो जिसमें वो सौहार्द की बात करते हो। योगी जी के द्वारा बोला हुआ एक वाक्य बता दो जिसमें कभी योगी जी ने कहा हो कि हम देश की अखंडता और देश की भाईचारे और देश की एकता के लिए बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं बटोगे तो कटोगे, लेकिन बटना है तुम नहीं बटना है तुम्हें हिंदू मुसलमान के बीच में। हिंदू मुस्लिम का एक होना बहुत जरूरी है। अब देश में तुम इतिहास की बात करोगे तो सन 500 ईस्वी से पहले जब पाटलिपुत्र का साम्राज्य था, उससे लेकर सर 1857 तक, जब तक हम बटे नहीं थे, किसी का शासन नहीं था, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आके हमें बांटा, डिवाइड एंड रूल किया। लेकिन उसके बाद जब 1947 होती है, जब हम बटे हुए थे तो हमारी 526 रियासतें थी, लेकिन जब हम एक हुए तो एक भारत बनता है। जब हम एक हुए तो हैदराबाद भारत का हिस्सा बनता है। जब हम एक हुए तो कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है। जब हम एक हुए तो सिक्किम और मणिपुर जो है वो भारत का हिस्सा बनता है। हम बटे हुए थे तो 526 रियासतें थी ना। आज हम एक हैं तभी तो अखंड भारत है। और बटे अगर ऐसी बात कराई जाए कि अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी ने तो देश को हर एक कदम पर बांटा हुआ है। बीजेपी कब इस देश में सौहार्द की बात करती है? हिंदुओं को इकट्ठे कर रहे हैं वो। तो हिंदुओं को इकट्ठा करना भी तो देश को बांटना है। देश सिर्फ हिंदुओं का थोड़ी है, या एक समुदाय एक धर्म विशेष देश थोड़ी है। देश होता है देश के लोगों से। और हमारे देश में कितने धर्म है? ठीक है, हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, ठीक, पारसी हैं, इतने धर्म के लोग हैं। क्यों रतन टाटा ने भी अगर सोच लिया होता बटूंगा तो कटूंगा, तो सिर्फ पारसी समाज का भला करता? क्यों रतन टाटा ने टीसीएस सर्विस लाके भारत का कल्याण किया? क्यों रतन टाटा ने इतनी चैरिटी करी? भाई अगर बटोगे तो कटोगे की बात होती नहीं। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सिर्फ अपने धर्म के लोगों का काम करेंगे। बटोगे तो कटोगे का मतलब यह है कि हम एक साथ हो जाएं। योगी जी जो इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं, उनका मकसद गलत है, क्योंकि भाई उनकी जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति से चालू होती है। अगर हर एक व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि बटोगे तो कटोगे, तो सिर्फ वो अपने धर्म के कल्याण के लिए कार्य करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं सोचा। एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सोचा कि बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब है सारे देश के लिए काम आना है। वो मिसाइल मैन बन के खड़ा होता है। वीर अब्दुल हमीद ने नहीं सोचा कि अपनी कौम के लिए लड़ा जाएगा भाई। और जैसे बहुत सारे नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं सोचा था, ठीक है भाई, स्वामी विवेकानंद ने भी नहीं सोचा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे के नारे के पीछे अपना जो धार्मिक एजेंडा सीधा करना चाह रहे हैं, वो भारत में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में नेहरू की आत्मा, महात्मा गांधी की आत्मा हर जगह मौजूद है। महात्मा गांधी के आदर्श हर व्यक्ति में मौजूद है। महात्मा गांधी की जो मेहनतें हैं वो योगी आदित्यनाथ कभी विफल नहीं कर सकते, और नेहरू की जो मेहनतें हैं वो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के नेता कभी विफल नहीं कर सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी तो मतलब योगी है। देखिए मठ से उनके कोई आगे पीछे नहीं है। उनको देखिए कितना प्रदेश का दर्द है उनके अंदर। कौन सा दर्द है? मुझे बताओ, क्या भला किया है योगी जी ने यूपी के लिए? आज क्या यूपी में गरीब आदमियों की संख्या या बेरोजगारियों की संख्या खत्म हो गई है? मेरे को एक उपलब्धि बताओ, योगी जी की क्या उपलब्धि है? पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर किसी धर्म विशेष को टारगेट करना। भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था हमने।
रोलर एक्ट के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहा था और भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लोगों ने गोलियां चलवा दी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ही सीए के प्रोटेस्ट में किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलियां चल गई। इतने ज्यादा सीए के प्रोटेस्ट में, एनआरसी के प्रोटेस्ट में जितनी ज्यादा गोलियां यूपी में चली उतनी पूरे भारत में कहीं नहीं चली। प्रोटेस्ट को जिस तरीके से रौंदा गया, जितने यूपी में रौंदा गया उतने पूरे भारत में नहीं रौंदा गया। जितनी हत्याएं यूपी में हुई उतनी पूरे भारत में नहीं हुई। बुलडोजर सिर्फ यूपी में चलता, पूरे भारत में नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट 25 लाख रुपए तक का मुआवजा तक देने को कह देता है योगी आदित्यनाथ को, तो सुप्रीम कोर्ट का तमाचा योगी आदित्यनाथ की सरकार के गाल पर पड़ता है। और उसके बाद तुम कह रहे हो योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी एडवांटेज है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे हिसाब से प्रदेश का दीमक समझो, ठीक है। क्यों? अगर जब एक धर्म विशेष की विचारधारा, एक मानसिक विचारधारा, ठीक है, सत्ता पर काबिज होती है, संविधान पर काबिज होती है, तो वो संविधान को भी रोनती चली जाती है। और यही चल रहा है बीजेपी की सरकार के आने के बाद। लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस तरीके से बोलते हैं। बीजेपी के सबके साथ में दलित कब आएगा मुझे बताओ? बीजेपी के सबके साथ में मुस्लिम कब आएगा ये बताओ? ठीक है, बीजेपी के सबके साथ में सिख कब आएगा ये बताओ? बीजेपी के सबके साथ में भाई पिछड़ा समाज कब आएगा मुझे ये बताओ? भाई सबके साथ और सबके विकास की तो छोड़ो, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, देश की दलित राष्ट्रपति तक की एंट्री नहीं होती, तो किसका साथ और किसका विकास? जब मंदिर तक में कोई प्रधानमंत्री किसी की एंट्री बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो तुम्हें लगता है कि वो सबके साथ और सबके विकास की बात करता है? जब देश के राष्ट्रपति का यह हाल, अभी पिछले दिनों एक घटना घटी, अभी यूट्यूब पे वायरल है, 2-3 दिनों की बात है कि एक एथलीट पे एक पुलिस वाले ने तमाचा मार दिया। तो एक पुलिस वाले की हैसियत और औकात कितनी है, एक पुलिस वाले के अंदर कितना एटीट्यूड यूपी सरकार ने भर दिया है, योगी आदित्यनाथ ने भर दिया कि एक नॉर्मल सा कांस्टेबल अपने रौब दिखाने के लिए एक जनरल से एथलीट को मार देता। वो भी वजह क्या थी? सिर्फ उसकी कौनी उससे टच हो गई थी, वो भी दौड़ते वक्त, जो उसने जानबूझ के नहीं किया। उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, बाइक पर बैठा के ले जाया जाता है और अपना रौब दिखाया जाता है। ऐसा प्रशासन अगर योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इस देश में भाई वो कोई खास उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। देश के लिए एक डैमेज है और डैमेज कंट्रोल काम जो सरकारें चेंज होंगी वो कर पाएंगे शायद। किसको बांट रहे हैं? मुसलमानों को क्या काटने की बात कर रहे हैं? वो हिंदू को बोल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे के नाम पर, जो हिंदुओं की यूनाइट के नाम पर देश को बांटने का काम हो रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, इस यात्रा में हमेशा ठाकुर ब्राह्मण ही क्यों दौड़ लगा रहा है? कोई दलित क्यों नहीं दौड़ लगा रहा? और दलितों के यहां की दौड़ लगाई जा रही है कि दलितों को समझाया जा रहा है कि बेटा तुम अलग नहीं हो, तुम हिंदू हो। ये बात किसी ठाकुर को क्यों नहीं समझाई जाती कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित भी हो? हमेशा अपर कास्ट का व्यक्ति नीचे की कास्ट को व्यक्ति को क्यों समझा रहा है? कोई नीचे की कास्ट वाला अपर कास्ट को समझाने क्यों नहीं निकलता? किसी अंबेडकरवादी ने क्यों नहीं बताया कि तुम भी अंबेडकरवादी हो? किसी अंबेडकरवादी ने रैली क्यों नहीं निकाली? हमेशा अपर कास्ट छोटी वाली कास्ट को समझा रहा है कि तुम हमारे काम आओ, हम सब एक हैं, लेकिन हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। बटोगे तो कटोगे वहां तब कहां था जब हाथरस का कांड हुआ था? हाथरस के कांड में क्यों ठाकुर के नाम पे पंचायत हो रही थी? बटोगे तो कटोगे जब कहां था जब एक बालियान समाज का जो बंदा था, त्यागी समाज का जो बंदा था जिसने भद्रता करी थी नोएडा में, एक सोसाइटी में एक औरत के साथ थे, तब ये समाज कहां था? तब तो त्यागी के नाम पे पंचायत चल रही थी, ठाकुर के नाम पे पंचायत चल रही थी। अगर अपर कास्ट के नाम पे पंचायतें चले तो बात ठीक है, बटोगे तो कटोगे नहीं है। लेकिन वहीं अगर लोअर कास्ट की बात आ जाए तो बटोगे तो कटोगे बात आ जाती है। भाई अगर बटोगे तो कटोगे सही है, तो मैं कहता हूं इस देश में हिंदू मुसलमान के नारे के बीच नहीं बटना है तुम्हें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये नारा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत को क्या दे दिया? इस नेतृत्व ने यह दे दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में हम भाई भाई, यानी हिंदू हिंदू के साथ भाई हो जाए, मुसलमान मुसलमान के साथ भाई हो जाए। नारा ये नहीं है, नारा एक दूसरे के साथ भाई होने का है। लेकिन ये सरकार और इनकी मानसिकता घर घर तक पहुंच रही है और अफीम की तरह पहुंच रही है, और अफीम देश को बर्बाद करके डाल देती है। जब हम बटे थे तो अंग्रेजों का शासन मिला था, जब हम बटे थे तो हमें एक से एक आक्रमणकारी का शासन मिला था। जब हम यूनाइट थे तो हमारा देश यूनाइट था, सारा देश एक साथ था, अखंड भारत था। जब हम बटे थे तो हमारे भारत के 7 टुकड़े हुए, लेकिन जब हम एक हुए तो हमारे भारत को संपूर्ण हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत भी भारत का हिस्सा बनती है। तो जब हम एक होते हैं तब रियासतें हमारे अंदर मिलती हैं, लेकिन जब हम बढ़ जाते हैं तो हमारे भारत के टुकड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े क्यों हुए? भारत का टुकड़ा पाकिस्तान अलग कैसे हुआ? हमारे बटने की वजह से। भाई भारत से पाकिस्तान अलग हुआ ना। आज कश्मीर के ऊपर झगड़ा है धारा 370 को लेके, लेकिन 370 भले ही नेहरू के उस टाइम कुछ भी था, लेकिन 370 उस वक्त की उपलब्धि थी कि पाकिस्तान कश्मीर भारत का हिस्सा ना होकर भी भारत का हिस्सा बनाया गया। तो अगर हम बटे थे तो भारत के 7 टुकड़े हुए, और जब हम एक थे तो एक भारत बना। और ये फिर राजनीति कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि तुम बटोगे तो कटोगे के पीछे इनका मकसद ये है कि बटो।
जो कुछ चीजें दिखती नहीं है लेकिन वो होती है। योगी जी की मानसिकता और मोदी जी की मानसिकता देश में बहुत घातक मानसिकता है और इसके दुष्परिणाम हम रोज यूट्यूब और इंस्टाग्राम और बहुत सारी रीलों पे देखते रहते हैं। तो ये तो क्या ही रहना कि बेटियों को उठा के ले जाएंगे, तो इसलिए तो एकजुट रहने के तो लिए देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश का गृह मंत्री झुंझुना बजाने को चुना है आप लोगों ने, कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यह है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इस जगह तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारी बेटियां छिन जाएंगी। यानी कल को अगर मोदी जी नहीं जीतेंगे तो भाजपा यही काम करेगी उनके नाम पर, ऐसा भी हो सकता है। भाई अगर देश के गृह मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो देश में सुशासन दे सकता है, तो सबसे पहले वो इस्तीफा दे दे, उसके बाद बात करें कि देश में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। विपक्ष में आगे बात करें इस बात को। देश का प्रधानमंत्री देश के विपक्ष की नेता की तरह बात कर रहा है और देश का विपक्ष का नेता देश के प्रधानमंत्री की तरह बात कर रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं जीतेंगे बीजेपी, तो घर में शंख भी नहीं बजा पाएंगे ना घंटी बजा पाएंगे। मैं कह रहा हूं घर में शंख और घंटी नहीं बजानी है, घर में किताबें बचाओ, घर में किताबें लाओ। तुम एजुकेशन पे जीएसटी फ्री करो ना। तुम बताओ यूपी के अंदर स्कूल कितने बंद करवा दिए तुमने, मध्य प्रदेश में स्कूल कितने बंद करवा दिए, राजस्थान में स्कूल कितने बंद करवा दिए। यूपी गवर्नमेंट मेन स्ट्रक्चर पे तो काम नहीं कर रही है, ठीक है। कोई भी देश तरक्की करता है तो वहां के लोगों से वहां की तरक्की दिखती है। आप वेटिकन सिटी चले जाओ, वहां के लोगों को देखोगे रईसी उनके चेहरे पे दिखेगी। आप यूएसए चले जाओ, वहां के लोगों को देखोगे, वहां के लोगों के रईसी आपको उनके ऊपर दिखेगी। आप रशिया चले जाओ, लोगों के लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता चल जाएगा लोग कैसे रह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं आप मध्य प्रदेश आओ, आप उत्तर प्रदेश आओ, आप राजस्थान आओ, आप अलग अलग राज्य घूमो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं घूमो और देखो लोगों का स्टैंडर्ड 10 साल 15 साल में कितना उठाया बीजेपी ने। 10 साल पहले लोग किस स्थिति में थे, 10 साल पहले बाद के लोग किस स्थिति में थे। इवन 10 सालों की स्थिति यह है कि हर व्यक्ति आज की डेट में लोन और कर्ज में जी रहा है। हर व्यक्ति के ऊपर किस्तों का अंबार लगा हुआ है और उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं। ये बेसिक की तो बात नहीं कर रहे। क्यों दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद नहीं होते, दिल्ली में सरकारी स्कूल खुलते हैं, और क्यों यूपी के सरकारी स्कूल बंद हो जाते? सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी का तो फर्क है, सिर्फ और सिर्फ सोच का तो फर्क है और सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का तो फर्क है। दिल्ली की एक सरकार स्कूलों को हाईटेक बनाती है और अमेरिका का राष्ट्रपति और उसकी वाइफ जो है यहाँ के स्कूल देखने आती है, और यूपी का मुख्यमंत्री एक ऐसा मॉडल देता है कि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा स्कूल बंद हो जाते हैं। 2700 स्कूल बताए जाते हैं कि बंद हो गए यूपी के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, इतने स्कूल बंद कराने के बाद में कोई व्यक्ति कह रहा है बटोगे तो कटोगे। मैं कहता हूं पढ़ोगे लिखोगे तो नेताओं से सवाल करोगे। पढ़ाई लिखाई के ऊपर इन नेताओं को काम करना चाहिए, ये फालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए। योगी मोदी राज में भी तरक्की हो रही है। देखिए पहले कहां था 2014 से पहले, अब देखिए कहां है, तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हाँ, 2014 से पहले हम मंगल ग्रह पे थे और अभी अभी वापस पृथ्वी में आए हैं। ऐसा ही है क्या भाई? 2014 से पहले बताओ मोदी जी ने इस देश में इन्फ्लेशन रेट क्या था? जीडीपी मोदी जी की सरकार के बाद लगातार गिरी क्यों है? मनमोहन की सरकार में जीडीपी 10 पॉइंट के आसपास गई थी, अभी 8 तक नहीं पहुंची है। तो मुझे एक बात बताओ, और अगर मनी इन्फ्लेशन की बात करोगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पहुंच गया? अगर मोदी जी ने वास्तव में इस देश को तरक्की करी, मैं कह रहा हूं चारों तरफ छोड़ दो, एक आम आदमी अपनी जेब की तरफ देखे और अपने बैंक बैलेंस की तरफ देखे। आम आदमी, गरीब आदमी, वो बताए कि 2014 के बाद उसका बैंक बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। और ऐसी कितनी जनसंख्या जिनका ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ गया, उन्होंने तरक्की कर ली हो। किस्तों में सामान लेना तरक्की नहीं होती है। लोग किस्तों के आधार पर जी रहे हैं, लोग कर्जे में जी रहे हैं और लोग उसको तरक्की बता रहे हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि देश में लोग हिंदू मुसलमान की बात करने लगे। मोदी जी की उपलब्धि इसके सिवा और कुछ नहीं है। मोदी जी ने इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन के मुद्दे को खत्म करके बता दिया बेटा धर्म सबसे बड़ी चीज है। तो और हिंदू को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत है। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान एकजुट करने की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया है। क्या भाई प्रधानमंत्री हिंदू थोड़ी बनाया? हमने देश में संवैधानिक पद पे बैठाया है। हमारा देश में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है, हिंदू मठाधीश का पद नहीं है। ये बात शंकराचार्य बोले समझ में आता है, ये बात कोई मंदिर का पुजारी बोले समझ में आता है, बागेश्वर धाम बोले समझ में आता है, ठीक है, अलग अलग पुजारी बोले समझ में आता है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बोलेगा इस देश में कि तुम बटोगे तो कटोगे, तो समझ में नहीं आता। प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलेगा संवैधानिक पद पर बैठ के कि बटोगे तो कटोगे, तो समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं तुम लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसी व्यवस्था कायम क्यों नहीं करी कि इस देश में बंटवारा ना हो? तुमने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं दी इस देश में? तुमने ऐसा माहौल क्यों नहीं क्रिएट किया कि लोग एक दूसरे के बीच सौहार्द से रहे, लोगों के बीच लोगों के बीच भाईचारा बढ़े? तुम्हारी ऐसी व्यवस्था है कि तुम्हें यह बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब है तुमने बहुत खराब प्रशासन दिया है। अगर तुमने अच्छा प्रशासन दिया होता तो तुम्हें इन नारों की जरूरत नहीं होती। और तुम अपनी उपलब्धि के नाम पर वोट कब मांगोगे?
तुम कब तक इस देश में कांग्रेस की गलतियों के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगोगे? नरेंद्र मोदी की औकात और हैसियत नहीं है कि वो अपने काम के मुद्दे पर वोट मांग ले। एक दिल्ली का सीएम है जो अपने काम पर कहता है मैंने काम किया हो तो वोट दो। एक नॉर्मल से छोटे से राज्य, केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत है, वो कह सकता है कि मैंने काम किया है तो वोट दो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री 32,87,263 किलोमीटर का देश है, इस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है जो ये कहते हैं कि मैंने काम किया हो तो वोट दो। हमारे देश के प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि मणिपुर में जाके एक बार झांक ले कि भाई क्या हो रहा है वहां पर, क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। मोदी जी ने बटोगे तो कटोगे का नारा ही दिया था, तो मणिपुर जाके देना। क्यों बटे हो अलग अलग समुदाय में, एक हो जाओ। मणिपुर में यह नारा गायब क्यों है? जब औरतें नगर घूमती है तो ऐसा नारा क्यों नहीं दिया गया मोदी जी के द्वारा? तो जब मुसलमानों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की भी बात कह रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, तो आपको इतना ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? क्यों मुसलमान और हिंदुओं को, क्यों मुसलमानों को एकजुट करने की बात करोगे? क्यों हिंदुओं, कौन मुसलमान को, हिंदुओं की बेटी को उठा लेता है? ये जगह लगा जो एलिगेशन है जगह जगह पर, ये सब फालतू की बात है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आपने एक हलाला सुना होगा, लोग कहते हैं मुसलमानों में हलाला हो जाता है। हलाला के नाम पर लोग रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, दुनिया भर की बताते हैं। मैं तमाम लोगों को चैलेंज देता हूं, एक सिंगल केस हिंदुस्तान के अंदर हलाला का रजिस्टर्ड दिखाएं जहां एक महिला ने कहा हो कि मेरी शादी हुई और उसके बाद मेरे साथ हलाला हुआ। एक सिंगल केस दिखाएं। मेरी नजर में आज तक हलाला का कोई केस आया ही नहीं है, लेकिन हलाला पे ज्ञान दे रहे हैं। इसी तरीके से मुसलमानों के थूक लगाने, हाथ में जलजीरा मिलाने, नाम बदलने, ये सारी चीजें दिखती हैं। मैं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति ने लिखा गढ़वाल पनीर भंडार, दिल्ली ई वेस्ट विनोद नगर का एक वो निगम पार्षद है, वो कहता है कि गढ़वाल पनीर भंडार क्यों लिखा है? क्यों मुसलमान गढ़वाल का रहने वाला नहीं हो सकता क्या? गढ़वाल तो स्टेट का नाम है, कोई भी रख सकता है भाई। अगर कोई व्यक्ति, अब फलों की रेडियो पे नाम कब से होने लगे? ये मूर्खता है ना। किसी ने लिखा हुआ है शुद्ध भोजनालय और उसके नाम, उसका ऑनर का नाम जो है मोहम्मद आरिफ है, तो वो शुद्ध भोजनालय नहीं हो सकता क्या? मैं कह रहा हूं जो लिखा हो वो बिकना चाहिए। नाम में क्या रखा है? नाम में रखा है, ये लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। ये नाम क्यों लिखना चाहते हैं, ये नाम क्यों देखना चाहते हैं, ये दुकानों पे नाम क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। नाम के पीछे धर्म छुपा है, नाम के पीछे जाति छुपी है। और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी क्लियर तौर पे हर व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं, नाम जानना चाहते हैं अर्थात उस व्यक्ति का धर्म जानना चाहते हैं, धर्म जानना चाहते हैं, हर व्यक्ति की जाति जानना चाहते हैं, जिसके बाद बंटवारा करना थोड़ा आसान हो जाएगा, देश में हिंदू मुसलमान करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके पीछे सिर्फ यही एजेंडा है, देश में और कोई एजेंडा नहीं है। क्योंकि गंदगी फैलाने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, गलत करने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, उसमें मुसलमान विशेष नहीं है। लेकिन नाम में लोगों के धर्म और जाति दिखती है और इससे अपना राजनीतिक उल्लू सीधा होता है। इसलिए ऐसे फालतू के कानून पारित किए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को फुर्सत क्यों नहीं है कि वो एजुकेशन पर बात करे? योगी आदित्यनाथ को फुर्सत क्यों नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करे? योगी आदित्यनाथ को फुर्सत क्यों नहीं है कि नोएडा और गाजियाबाद की कच्ची कॉलोनियों पे बात करे? योगी आदित्यनाथ को फुर्सत क्यों नहीं है कि वो बढ़ते बिजली बिल के ऊपर बात करे? योगी आदित्यनाथ को फुर्सत क्यों नहीं है कि वो भाई जो पानी की सप्लाई नहीं है यूपी के अंदर जगह जगह, उस पर बात करें? लोग समर सीवर लगा रहे, खोड़ा कॉलोनी 12 लाख की आबादी, एक सिंगल सरकारी इंटरमीडिएट स्कूल नहीं, खोड़ा कॉलोनी के अंदर कोई पाइपलाइन नहीं, लोग 500 किलोमीटर की समर सीवर कराते हैं। और ऐसी ना जाने कितनी कॉलोनियां ये दिल्ली एनसीआर से लेके लास्ट यूपी पूर्वांचल तक मौजूद है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकलेगा तो हिंदू और मुसलमान, और उसमें भी मुसलमान है क्यों निकल जाए तो अंदर का नकली वाला सीएम, फर्जी सीएम, जो धार्मिक सीएम है वो जाग जाता है। संवैधानिक सीएम जागता तो धर्म देख के कार्रवाई नहीं करता। तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन हो रहे हैं और उसमें जो है धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि मेरी आंगन में तुम्हारा क्या काम है, आप लोग सनातनी हो नहीं, फिर भी आप मुसलमान जाने के लिए तैयार होते हैं, ऐसा क्यों? अंगना तो सारा देश उनके बाप का थोड़ी है, धीरेन्द्र शास्त्री का। सारा हिंदुस्तान तुम कहने लोगे मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, ये तो वही वाली बात हो गई। किसी बेवकूफ को यह गलतफहमी है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। बहुसंख्यक होना इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं होता, बहुसंख्यकवाद हिंदू राष्ट्र नहीं होता। यह देश संवैधानिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और लोकतंत्र की जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि सर्वधर्म सम्मान की बात करेंगे। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, अगर ऐसी बात होने लगे तो हैदराबाद में बागेश्वर धाम को नहीं जाना चाहिए था, दुबई में वहां कथा करने के लिए बुलाया गया था, वहां यह बागेश्वर धाम को नहीं जाना चाहिए था। भाई तुम दूसरे देशों में मुसलमानों की कंट्री में जाके कथा सुनाओगे और यहां आके कहोगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो मैं पूछता हूं बागेश्वर धाम से कि दुबई के अंगना में बागेश्वर धाम का क्या काम था, जो यूनाइटेड अरब स्टेट है, सारा का सारा मुस्लिम कंट्री है, वहां पर बागेश्वर धाम कथा सुनाने क्यों गया था? भाई अगर बात कुंभ की हो रही है तो कुंभ में कोई मुसलमान पूजा करने नहीं जाता, कुंभ में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर। कुंभ क्या है, एक पूजा का प्रकरण है, उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, लेकिन उसमें मार्केट भी लगती है, बाजार भी लगता है, कारोबार भी लगता है।
और कारोबार करने वाला व्यक्ति, रोजगार करने वाला व्यक्ति हिंदू और मुसलमान नहीं होता, वो व्यापारी होता है। और व्यापारी का धर्म नहीं देखा जाता। अगर तुम इतना ही धर्म देख रहे हो तो कुंभ में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो दूसरे देशों से आई होंगी और वो दूसरे देश के लोग मुसलमान होंगे। कपड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन आज की डेट में बांग्लादेश करता है। जो कपड़े तुम कुंभ में पहन के जाते हो सकता है वो बांग्लादेश से आए हो। जो तागा तुम पहन के जा रहे हो सकता है वो बांग्लादेश से आया हो। जो जूते तुम पहन के जा रहे हो वो चमड़े के हैं, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों से हो सकती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी ब्रांड की चीज पहनते हैं और कुंभ के मेले में घूमते हैं, वो दूसरे देशों का होगा। तो भाई अगर अंगने में काम की बात आ जाएगी तो बागेश्वर धाम ने शायद आइडियोलॉजी और थोड़ी सी जी के उनकी कमजोर है। भाई जो गंगा है वो कहां से कहां बहती है उनको पता होना चाहिए, और उसमें कितनी आबादियों से जुड़कर आती है, वो हिंदू मुसलमान हर जगह से होकर गुजरती है। तो अंगना में काम का ये तो फालतू का लॉजिक है। कुंभ एक मेला है, तुम्हारे लिए धार्मिक आस्था है, किसी के लिए वो व्यापार की भी बात है। तो भाई जिसको जो जाना चाहिए उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कुछ जनता पे फर्क पड़ेगा इस देश की जनता पे, जिस तरह से नारा दिया जा रहा है हर जगह महाराष्ट्र इलेक्शन में, जिस हिसाब से इस देश में मूर्खता चरम पर है, अंधभक्ति चरम पर है, उस हिसाब से बटोगे तो कटोगे के नारे का इंपैक्ट इस देश में पड़ेगा और लोग इस नारे के तहत जुड़ेंगे नहीं, बट जाएंगे। और बटने का इंपैक्ट ये होगा कि इस देश में लोगों को दोबारा से शायद विभाजन देखना पड़ जाए। ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि होगी। भाई कई लोगों की हत्या होगी, कई लोग मारे जाएंगे, देश में बहुसंख्यकवाद बढ़ेगा और देश की एक दुखदाई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। भाईचारा तुमने देखा होगा बहराइच के अंदर, बहराइच में बटोगे तो कटोगे के नारा काम कर गया ना, और क्या मिला इस देश को? इस देश को मिला एक दंगा और एक गोपाल मिश्रा की हत्या और कई मुसलमानों की जलती हुई दुकानें। अगर बटोगे तो कटोगे के नारा इतना ही सही होता तो बहराइच नहीं होता। अगर बटोगे तो कटोगे का नारा अगर सही होता तो इस देश में दंगे नहीं होते। आज देश में सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करो, सरकार बाद में जवाब देती है, दूसरा समुदाय पहले उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, जबकि ये प्रोटेस्ट उस समुदाय के खिलाफ भी नहीं था। तो यही तो बटोगे तो कटोगे की फिलॉसफी है, जिसके तहत जनता को मूर्ख बनाया जाता है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है।